आजकल जो सर्दी का टाइम है, स्किन वगैरह जो है ना काफी लोग ड्राई हो जाती है, तो इसमें सोराइसिस एक्जिमा वगैरह भी काफी आ रहे थे। इसके ऊपर भी कुछ आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ आप बताना चाह रहे हैं ये कैसे होता है? हाँ, आपको गौर होगा आपने जो लोग आए थे 30 नौ ये काम जो रिसर्च है आपका, ये आपने ही किया है या इसके अलावा कोई और डिपार्टमेंट भी इस पे कोई? नहीं, इसमें हाँ, जो रिसर्च है कि टेलर्स आर द हेल्थ प्रोफेशन। टेलर जो होते हैं वो उनको डायबिटीज नहीं होती। ये रिसर्च मेरा खुद का है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्युनिटी हेल्थ साइंसेस वियतनाम एंड इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया, इन दोनों के कोलैबोरेशन में हमने किया, जो कि हो चिन मिन में 6 जनवरी को हमने रिलीज किया और 23 जनवरी आज के दिन हमने आप सबके बीच में इस किताब के माध्यम से इसको रिलीज किया। सर, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज भी होती है, आनुवंशिक भी कहा जाता है कि जो परिवार से आती है उसके लिए क्या उसके लिए भी 1 लाख रुपए का नाम रखेंगे आप? हाँ, देखिए, पहली बात तो अभी तक हमने अपने नॉलेज में कोई टेलर टाइप 1 हो या टाइप 2 ने देखा नहीं, लेकिन फिर भी जनरलाइज करने के लिए टाइप 1 और टाइप 2 हो, कोई भी टेलर ऐसा हो जो कि 5 साल से ज्यादा हो गए हो काम करते हुए, रोज कम से कम 5 घंटे काम करते हो, फिर भी डायबिटीज है, चाहे टाइप 1 और टाइप 2 हो, हम वो चैलेंज के दायरे में आएंगे। ये हुई एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो आपने बोला कि ये जेनेटिक है, ऐसा भी आपने बीच में भी बोला। टाइप 1 जेनेटिक हम बोल देते हैं, जबकि वो जेनेटिक होता नहीं है। जब भी हम बोलेंगे जेनेटिक तो सबका मुंह बंद हो जाएगा और मतलब ये हम बोलना चाह रहे हैं कि इसके दोषी इसके माँ बाप हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, जबकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा नहीं है। कई सारे छोटे बच्चे होते हैं जिनको टीका लगाने के बाद ही उनका ब्लड शुगर शूट अप कर जाता है, या फीवर में पैरासिटामोल देने के बाद उनका ब्लड शुगर अनकंट्रोल होता है, फिर दोबारा कंट्रोल में आता ही नहीं है। तो उस बात को छुपाने के लिए बता दो कि जेनेटिक है और पीछा छुड़ा लो, राइट? तो वो एक है। और लेकिन ऐसे बच्चे जो हमारे पास आते हैं, जो लोग 1 साल के अंदर आ जाते हैं डायग्नोस होने के, तो उनका जो ब्लड शुगर है नॉर्मलाइज किया जा सकता है और करते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, और उसमें भी इसी तरह के टेक्निक्स हम यूज करते हैं और इट इज पॉसिबल टू रिवर्स इवन टाइप 1। ओपन चैलेंज कह रहे हैं आप, किसी भी तरह की डायबिटीज जो ओपन चैलेंज की बात कर रहे हैं आप? किसी भी तरह की डायबिटीज टेलर के अंदर, बाकी लोगों में नहीं। टेलर ऐसा पकड़ो, ऐसा टेलर अपने साथ लाओ जिनको डायबिटीज है, राइट? और उसको उन वीडियो को आप हमारे विश्व.com/हेल्प में कर दो, तो इतना ही करना है आपको, 1 लाख रुपए जीत जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। होगा क्या कि सब लोग, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि ऐसे टेलर ढूंढेंगे, और जब नहीं मिलेगा तो एक चीज मिलेगी, नॉलेज, एक आइडिया तो मिलेगा, अरे ये भी हो सकता है, आंखें खुलेंगी, अरे ये हो सकता है, तब भरोसा होगा। और भरोसा जब होगा तब ढूंढेंगे कि हम भी कैसे काफ मसल को यूज करें, हम भी कैसे अपने आप को बचाएं। ये सारे थॉट प्रोसेस के बाद एक आएंगे। तो बेसिक मकसद मेरा ये है, इसलिए मैं चैलेंज दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आप जो सही मायने में टेलर्स हैं, जो टेलरिंग काम करते हैं मैनुअल से, आपको नहीं मिलेगा कोई टेलर विद डायबिटीज। सैंडल के बारे में सर बताएं कि एडजस्टेबल आपने 0 वॉट, ये हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कुछ समय पहले कि जब आप धरती से जुड़े रहते हैं, धरती को कनेक्ट करते हैं, धरती को छूते हैं, तो धरती से इलेक्ट्रॉन, जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन लिटरली बॉडी में आता है, जो कि आप वोल्ट मीटर जो घर में मिलता है उससे मेजर कर सकते हैं। आपका बॉडी का वोल्टेज 0 हो जाता है। आपका बॉडी का वोल्टेज 0 होते ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उस 0 वोल्ट से कि आप सबको धरती से जुड़े रहना है। टेलर के अलावा एक और तरह के लोग होते हैं, जैसे मान लो जो किसान होते हैं, या फिर जो बैगर होते हैं, राइट? जो धरती या जानवर होते हैं, जो धरती से जुड़े रहते हैं, राइट? जो मिट्टी से, हम सब जूते पहनते हैं हमेशा, राइट? धरती से पता नहीं कब हम कभी टच किया होगा, तो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ती जाती है। अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कोई फल या कोई सब्जी या कोई दुनिया की मेडिसिन नहीं ठीक कर सकती। तो 0 वोल्ट मतलब धरती से जुड़ो। अभी जब जूते पहन रहे हैं तो इंसुलेटेड है। जो 0 वोल्ट चप्पल आप बता रहे हैं जो इस बुक में है, तो इसमें तारे हैं नीचे, उस कॉपर वायर से हम अगर जब चलेंगे तो नंगे पैर चलने से जो बॉडी में इलेक्ट्रॉन कनेक्ट होगा वही वाला कनेक्शन होगा। टेलरिंग इसका जो है कि हेल्दी, तो आपने बताया, तो अभी तक आप कितने टेलर से मिल चुके हैं और कैसे आपको ये देखिए, अभी तक जो हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया उसमें करीब 1200 टोटल टेलर भारत के और करीब 500 टेलर होंगे वियतनाम के, जिन पे हमने किया। ये वही एक बात, लेकिन वो रैंडम, कोई कुछ दिल्ली के हैं, कुछ फरीदाबाद के हैं, अलग अलग शहरों के। लेकिन हमने फिर एक शहर चुना मेरठ, उसका एक इलाका चुना कुर्तीनगर हब है टेलरिंग का। हमने ये डिसाइड किया कि एक ही जगह के सारे टेलर ले लेते हैं, तब देखते तो टोटल 250 टेलर मिले हमें। तो उन 250 टेलर पे बेस करके हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी बनाया है, जो कि इस बुक में डाला हुआ है। एक मैगजीन के मैं राजीव भाई की एक मैगजीन पढ़ रहा था, तो उसमें बोला था कि हमारी जो बॉडी है डिपेंड है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन लेवल। तो उन्होंने सांप का उदाहरण दिया था, जैसे सांप ऑक्सीजन लेता है, कंप्लीट बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो डॉक्टर साहब, क्या हमारी जब बॉडी ऑक्सीजन लेवल न्यूट्रिशन लेवल बराबर होगा, क्या हमारी बॉडी तभी बीमार होती है? हाँ, बीमार तभी होगी। मान लो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सब ठीक ठाक है तो उसके बावजूद बीमार होगी, बिकॉज बॉडी कई सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। जैसे मैंने बताया, बॉडी इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंडेंट है, जो धरती ही डोनेट करती है।
आप देखिए पक्षी धरती पे कनेक्ट नहीं होता, लेकिन वो पेड़ पे कनेक्ट होता है, पेड़ से उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो कई सारे बॉडी मूवमेंट पे भी डिपेंड करती है। जैसे मैंने मूवमेंट की बात की, हार्ट को कोई किसी को न्यूट्रिशन दे, ऑक्सीजन दे, लेकिन बॉडी ना मूव कराए तो भी वो बीमार पड़ेगा। तो हाँ, ऑक्सीजन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फूड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसके बाद मोबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक घोड़ा है, आपने राजनीति जी की बात की, घोड़े को अगर आप बांध के रख दें वो मर जाएगा, उसको दौड़ना ही है तभी वो जिंदा रहेगा। तो मोबिलिटी एक इंपॉर्टेंट बात है। सर, अभी जो आपने टेक्निक बताई है, ये किसी क्रॉनिक डिजीज के लिए भी कारगर है या नहीं? क्रॉनिक डिजीज के लिए कारगर है। क्रॉनिक का जैसे एडवांस हो जाता है, मान लो किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, ये क्रॉनिक माना जाएगा, है ना। वेरिकोज वेन है, ये क्रॉनिक माना जाएगा। तो क्रॉनिक में भी ये काम करता है। क्रॉनिक वाले पेशेंट्स को भी आप अगर हमारे हॉस्पिटल में आएंगे, हिम्स हॉस्पिटल में, तो देखेंगे क्रॉनिक को भी हम लगातार बोलते हैं कि 15 दिन करना है, 20 दिन करना है, हॉट एंड कोल्ड करना है, कितना टेम्परेचर रखना है, ये सारी चीजें बताते हैं। आप इस बुक से सीख सकते हैं। आपका मानना ये है कि टेलर को ना आपकी अर्थ थेरेपी लेने की जरूरत है, ना डाइट लेने की। देखिए हाँ, टेलर, मैंने ये देखा है कि टेलर बावजूद इसके कि वो किसी भी तरह का कोई हेल्थ के लिए स्पेशल अपना नहीं करते कुछ भी, ना तो वो स्पेशल डाइट लेते हैं, ना तो वो टाइम का पालन करते हैं, वो ऐसे नॉर्मल रहते हैं। उसके बावजूद भी उनकी हेल्थ इतनी अच्छी है कंपैरेटिवली। लेकिन अगर वो साथ में जीरो गोल्ड भी जोड़ दे, साथ में डाइट भी अच्छा कर ले, तो जितनी भी उनकी अच्छी हेल्थ है और मुझे लगता है कि अच्छी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। आजकल जो सर्दी का टाइम है, स्किन वगैरह जो है ना काफी लोग ड्राई हो जाती है, तो इसमें सोराइसिस, एक्जिमा वगैरह भी काफी आ रहे थे। इसके ऊपर भी कुछ आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ आप बताना चाहिए ये कैसे होता है? हाँ, आपको गौर होगा कि आपने जो लोग आए थे 30 नवंबर को हमने किताब रिलीज की थी सर्किटिंग डॉक्टर, इसी जगह पे श्री फोर्ट में बड़ा ऑडिटोरियम था, तब हमने स्किन का जिक्र किया था। जिस तरह से इसको सेकंड हार्ट बोलते हैं, ठीक उसी तरह से स्किन को थर्ड किडनी बोलते हैं। जब किडनी फेल हो जाती है आपकी, तो भगवान ने तीसरी किडनी दी है, वो है आपका स्किन। स्किन का टेम्परेचर पानी के माध्यम से 40 डिग्री तक ले जाते हैं, तो स्किन कन्वर्ट इनटू किडनी। आप अपना पसीना लीजिए, उसको सैंपल को टेस्ट कराइए, अपने पेशाब का सैंपल टेस्ट कराइए, दोनों में जो कॉन्स्टिट्यूशन है लगभग सिमिलर मिलेगा। तो हम अपने क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स को, आप हमारे हिम्स में चले जाइए, चाहे वो जयपुर में जाइए, चाहे गुड़गांव में जाइए, ओनर्स यहाँ बैठे हैं, तो आप देखेंगे जो पेशेंट डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनकी डायलिसिस छुड़ाने के लिए, उनके स्किन को किडनी में कन्वर्ट करने के लिए उनको बड़े बड़े टब में 40 डिग्री टेम्परेचर के पानी में बिठा देते हैं। 1 घंटा 2 घंटा स्किन एक्टिवेट होने लगता है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो स्किन की ड्राइनेस है, जो स्किन की डिजीज है, वो स्किन की डिजीज नहीं है, वो स्किन में दिखाई दे रही है, बॉडी के अंदर की डिजीज है। जो बॉडी के अंदर नॉर्मल रूट से नहीं हो पा रहा, तो स्किन के माध्यम से बाहर आ रहा है। एक लेवल तक स्किन मैनेज कर सकता है, उसके बाद स्किन भी बोलता है मैं मैनेज नहीं कर सकता, तब हमें खारिश होती है, इचिंग होती है। तो ऐसे में क्या करना है, सनलाइट एक इंपॉर्टेंट है। सनलाइट अगर स्किन में पड़ेगी तो आप हेल्दी रहेंगे। दूसरा, सनलाइट एंड अर्थिंग, ऊपर आसमान में सन, धरती अर्थिंग, जो लोग इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे उनको स्किन डिजीज नहीं हो तो सकती। कितनी देर तक बैठना चाहिए सन की जो लाइट में? आप 15 मिनट बैठिए। डॉक्टर साहब, अक्सर गिरनर में काफी कम बीमार पड़ते हैं, क्या उसके हाँ, पीछे कुछ साइंस है? हाँ। सर आपने बताया कि 15 मिनट बैठना चाहिए, गर्मी सर्दी दोनों, या देखिए इसमें क्या है कि मान लो धूप पड़ रही है, मैंने अपना टांग ऐसे रख दिया, टांग में यहाँ भी धूप पड़ गई, तो भी अगर मेरे विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो मेरा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। और मान लो धूप के अलावा खिड़की मेरी बंद है, जब लाइट पड़ रही है, वो भी बेनिफिट करेगी, राइट। तो फिर भी तभी बोल रहा हूँ कि मिनिमम 15 मिनट भी कर लेंगे तो ठीक ठाक है, उसका कुछ असर तो मिल ही जाएगा। सोराइसिस से थोड़ा राहत मिल जाएगी इससे जो। देखिए सोराइसिस की बात कर रहे हैं, इस पे एक लाइन मैं बोलूंगा, इसमें अगर आप किसी भी तरह का ग्रेन्स को हटा देते हैं, अन्न को हटा देते हैं, रिफाइंड को हटा देते हैं, और एनिमल फूड जो भी चीज जानवर से आती है, दूध आता है या मीट आता है, हटा देते हैं, सोराइसिस तो 10 में ठीक हो सकता है, राइट। ये जैसे ही हटेगा वो ठीक होने लगेगा, जैसे ही हटेगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, फिर दोबारा डालेंगे फिर गड़बड़ होने लगेगी। तो ऐसा सिंपल ऐसा है। बॉडी में जो काफ है, अगर उसमें पेन हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या है? देखिए बॉडी में काफ हो रहा है, जिस तरह से हार्ट में पेन होने का मीनिंग क्या है, यहाँ ब्लॉकेज है। अगर यहाँ पेन हो रहा है तो सेकंड हार्ट में ब्लॉकेज है, राइट। तो कई बार हार्ट अटैक से पहले यहाँ पेन होता है, हार्ट अटैक आने से पहले यहाँ पेन होता है, वो इंडिकेशन है भाई आपका हार्ट अटैक आने का टाइम आ गया। उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट है 42 डिग्री सेल्सियस पानी में आधे घंटे के लिए पैर डुबो कर रखो, ऐसा 7 से 15 दिन तक कर लो, और उसके बाद अगर ये पेन चला गया छोड़ दो उसको। डॉक्टर साहब, एग्जांपल के तौर पर आजकल मोतियाबिंद की शिकायत लोगों में बहुत ज्यादा देखी जाए, इसका क्या इलाज है? देखिए मोतियाबिंद है, कैटरैक्ट है, या ग्लूकोमा है, या आंखों की कोई और दिक्कत है, इसका इलाज तो बड़ा सिंपल है। हमारे पेशेंट जब DIP डाइट पे रहते हैं, जो कि आज का टॉपिक नहीं है, तो 3 महीने में वो DIP डाइट पे तो अपने डायबिटीज के लिए रह रहे हैं, लेकिन 3 महीने में उनके चश्मे भी उतरने लगते हैं, उनका कैटरैक्ट ठीक होने लगता है, उनका ग्लूकोमा ठीक होने लगता है। DIP डाइट में रहने से आपके जैसे से ब्लड शुगर कंट्रोल होगा तो कैटरैक्ट और ग्लूकोमा अपने आप ठीक होने लगता है। 3 मंथ्स ऑन DIP डाइट। DIP डाइट जिनको नहीं पता, सिर्फ आप गूगल करेंगे तो
आपको मिल ही जाएगा। डॉक्टर साहब आपने फेंटिंग का बताया, तो जैसे एक बीमारी जो अमूमन है मिल्की की बीमारी, किसी मिल्की की बीमारी से कोई गिर जाता है, मिल्की की बीमारी एक अलग कारण से होता है। जैसे फेंटिंग है, फेंटिंग मैंने बोला कि वो सभी को हो सकता है, किसी हर किसी को होता है, इसका मतलब हर किसी इंसान बीमार ऐसा नहीं है। राइट, फेंटिंग तब होती है जिसको फेंट नहीं हुआ हो। मान लो आप में से कोई ऐसा है जिसको फेंट नहीं हुआ कभी ना कभी, राइट, तो आप फेंट होना चाहते हैं तो ऐसे खड़े होकर देखिए थोड़ी देर तक बिना हिले, आपको एहसास हो जाएगा फेंटिंग क्या होता है। तो फेंटिंग होना एक अलग बात है, वो किसी को हो सकता है पर्टिकुलर सिचुएशन में। जिस तरह से हम गिरेंगे तो चोट लगेगी, इसका मतलब नहीं कि बीमार है, ठीक उस तरह से एक पर्टिकुलर पोस्चर में हम फेंट हो ही सकते हैं। ये तो एक बात। अब आते हैं आपके राइट कि फेंट मिर्गी एक बीमारी है, सीजर एक डिजीज है। उस डिजीज का कारण क्या है, उसको जब हमारा ब्रेन की सिग्नलिंग स्विच ऑफ हो जाती है तब इंसान गिर जाएगा और फिर उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे मिर्गी। लेकिन वो ब्रेन स्विच ऑफ क्यों होता है, उसके कुछ कारण हैं। दो चीज से स्विच ऑफ होता है, अनाज से, अन्न से, और दूसरा जो स्विच ऑफ होता है वो है एनिमल प्रोडक्ट से। अगर किसी भी मिर्गी वाले पेशेंट से ये दोनों हटा लो खाने से, वो मिर्गी का स्विच ऑन ही नहीं होगा। मान लो यहाँ बल्ब है लेकिन आपने स्विच को ऑन नहीं किया तो बल्ब ऑन नहीं हो सकता, राइट। तो मिर्गी का स्विच ऑन कहां से होता है? मिर्गी का स्विच ऑन होता है सिर्फ एक चीज से, अन्न और फूड से। फूड में दो चीजें हैं, अन्न और दूसरी चीज है एनी एनिमल फूड। एनिमल फूड मतलब चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो। अब आप बोलेंगे तो इसका मतलब तो वो अनाज कुछ खा नहीं सकता, चावल ना मिलेट्स ना रोटी। डेफिनेटली यस। तो क्या उसके बिना कैसे रहेगा? उसके बिना रह सकते हैं। 0 ग्रेन आटा हम बनाने बोलते हैं उसको। उसकी रेसिपीज अगर चाहिए तो विश्व.com में जाकर देख सकते हैं। ऐसे आटा हमारे हॉस्पिटल में हम देते हैं, उनको ये सिखा देते हैं कि आप 0 ग्रेन आटा बनाओ, इसमें बादाम होता है, चिया सीड होता है, सनफ्लावर सीड होता है, ऐसे, या नारियल का पाउडर। ये चारों चीज लेके इक्वल क्वांटिटी में पीस लेंगे तो पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर से रोटी बन जाएगी, वो रोटी खा लो। वो रोटी बड़ा टेस्टी होता है। एक रोटी से उतना पेट भरता है जितना आपके नॉर्मल 2 रोटी से पेट भरता है। अगर आप 4 रोटी खाते हैं उसमें 2 में पेट भर जाएगा और एनर्जी मिलेगी, राइट। आपने 4 चीज लिया, आपने चिया सीड लिया, सनफ्लावर सीड लिया, नारियल का पाउडर लिया और बादाम लिया। इन चारों को इक्वल क्वांटिटी में लिया, अलग अलग पीस दिया, चारों को मिला लिया, ये आपका आटा बन गया। ये आटा आप खाइए, कितना रोटी खाना चाहते हैं। आपने अन्न को छोड़ दिया, आपकी मिर्गी चली गई।